नाज़रीन, सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है और जो यूएई के हवाले से उन्होंने ओपनली, यानी अब ये जंग जो है वो खुलकर शुरू हो गई है। सऊदी अरेबिया ने जो वर्डिंग इस्तेमाल की, जो अक्यूज किया कि यूएई के जो इकदाम हैं वो यमन में जो वो डिस्टेबलाइजिंग इकदाम हैं, ये यानी सबसे संगीन तरीन बात है। और उन्होंने कहा कि हम रिग्रेट करते हैं, हमें अफसोस है कि यूएई ने ये सारा कुछ किया और बड़ी एक्सट्रीमली डेंजरस ये इकदाम है उन्होंने उठाए हैं। खुद यूएई जो है उसका भी इमेज जाहिर है कि अब देखें ना कि उसको सूडान में वो इन्वॉल्व है, ये खबरें आती है। खुद सूडान की गवर्नमेंट ने यूएई के खिलाफ जब वो आलमी अदालत में केस किया हुआ है, वहां पर अब सोमाली लैंड के हवाले से एलिजेड रिपोर्ट्स हैं। और फिर यमन के अंदर सऊदी अरेबिया ने ओपनली, तो जाहिर है कि यूएई का भी एक इमेज है वो उस अंदाज के अंदर डैमेज हो रहा है। और यमन के हवाले से हसास घड़ी नाज़रीन ये है कि 24 आवर का अल्टीमेटम है। अब एसटीसी जो है क्या वो आगे बढ़ेगी, यूएई क्या फैसला करेगा? सऊदी अरेबिया ने 24 घंटे का अल्टीमेटम यूएई को दिया कि वो यहां से विड्रॉ करे, तो वो क्या फैसला करेंगे? अगर वो आगे बढ़े तो इसका फिर नतीजा क्या होगा? यानी सऊदी अरेबिया जो है उसने जो बरहरास्त यूएई के जहाजों के ऊपर अटैक किया है, बंदरगाह के ऊपर अटैक किया है, उनका जो सामान आ रहा था, असला आ रहा था, ये मामूली चीज नहीं है। यानी इससे सऊदी अरेबिया ने यह वाजे किया है कि वो अपना जो रिस्ट्रेंट वाला एक पोस्टर था, रिस्ट्रेंट वाली जो पॉलिसी थी, उससे निकल कर अब वो इस हद तक तैयार है, उसने अपना पॉलिसी को इतना शिफ्ट कर दिया है कि वो डायरेक्टली भी यूएई से उलझने के लिए तैयार है। इससे ज्यादा खौफनाक बात क्या होगी? ठीक है ना, मतलब सऊदी अरेबिया ने इस एक अटैक से और फिर बरह रास्त कहा कि 24 घंटों के अंदर जब निकल जाए, तो अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं, अगर यूएई सऊदी अरेबिया की जंग यमन में आगे बढ़ती है, तो एक बात ये जरूर ज़हन में रखें, ये सिर्फ यमन तक नहीं होगी, ये सिर्फ यमन तक महदूद नहीं होगी, बल्कि इसके असरात आपको सूडान में मजीद खौफनाक नजर आएंगे, इसके असरात आपको सोमालिया में नजर आएंगे, इसके असरात हो सकता है आपको शाम के अंदर नजर आए, इसके असरात मुमकिन है आपको लेबनान के, तो ये बाकी मुल्कों के अंदर ये जो है वो फैलेगा। तो रीजन हमें यानी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। रीजन जब भाई कितने मुल्क इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेबनान, शाम, इधर यमन, ईरान के ऊपर जंग के खतरात, और सोमालिया और सूडान, ठीक है ना, तो ये तो पूरा रीजन जो हमें बिखरता हुआ जब नजर आ रहा है। एक वायलेंस का जो स्टॉर्म है, एक तूफान है जो हर तरफ बढ़ रहा है। और ये मैं आपको बताऊं, ये सब गजा में जो खामोशी, देखें आप, इतनी बड़ा जुल्म वहां पर हो रहा है, जेनोसाइड हो रही है, उस पर सब खामोश बैठे हुए हैं। तो अब ये उसका एक काइंड ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि इस साइलेंस ने इजराइल के लिए मजीद अपॉर्चुनिटीज पैदा की कि वो वहां भी जाकर छेड़े, वहां भी जाकर शैतानी करे, क्योंकि हर जगह पर मसले तो एग्जिस्ट करते हैं। यमन में एक सिविल वॉर तो 2015 से जारी है, वहां पर एक आर्जी सेटलमेंट हुई थी, तो इजराइल ने उसको भी इग्नाइट कर दिया है। सोमालिया का मसला मौजूद है, उसको इग्नाइट कर दिया है, ठीक है ना। शाम बिखरा हुआ है, उसको इग्नाइट कर दिया है। लेबनान में इस वक्त प्रॉपर सिविल वॉर की कोशिश जब वो इजराइल कर रहा है, और ईरान के अंदर सिविल वॉर की कोशिश इस वक्त जब इजराइल पूरे तरीके से कर रहा है। तो पूरा रीजन, जो एक दफा एमबीएस ने कहा था कि अब अगला यूरोप जो है वो मिडिल ईस्ट होगा, यहां तो मामलात किस और डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी कोशिश हो रही है कि यूएई और सऊदी अरेबिया के मामलात जब वो सिमट जाए और यहां पर मामलात जब तय हो जाएं, लेकिन ये सारा अब यूएई की लीडरशिप के ऊपर फैसला है कि वो क्या करेंगे, क्या वो फैसला लेंगे। लेकिन इस वक्त बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली सूरत हाल पैदा हुई है। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया ने कहा है कि सोमाली लैंड एग्री कर गया है फलस्तीनियों को, गजा के लोगों को वहां पर डिस्प्लेस करने के लिए, और इसके बाद ही इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया। यह मुआहिदा खुफिया तौर पर हो चुका है। सोमाली लैंड ने कहा कि हम फलस्तीनियों को यहां पर डिस्प्लेस होने के लिए जगह देंगे, उसके बाद इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया। यह आज इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो यानी सबसे बड़ा चैलेंज फलस्तीन का चैलेंज, वो उनको डिस्प्लेस करने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के बाद ईरान से इंटेंसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं हमले के हवाले से कि हम बड़ा हार्श रिस्पांस देंगे। तो यानी उनको ये कोई इंटेलिजेंस है या उनके पास खबर पहुंची है कि वहां पर कोई हमले की तैयारी हो रही है। अच्छा, अब वहां पैसिफिक के अंदर इस वक्त बड़ी पीक एस्केलेशन है। वहां पर क्या हो रहा है, ताइवान से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर, ताइवान की कोस्टल लाइन से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर, यानी ताइवान की कोस्ट पर आप खड़े होकर देख सकते हैं, 22 किलोमीटर दूर चाइना के जंगी बेड़े, एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, वो सारे वहां पर खड़े हैं, सिर्फ 22 किलोमीटर दूर, और वहां पर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। और किसी की जरूरत नहीं है कि चाइना को वहां पर जाकर कोई कुछ कह सके। सिर्फ 22 किलोमीटर ताइवान के कोस्ट लाइन से वो दूर खड़े हैं। तो अगर वो अपने टैंकों का रुख और बेड़ों का रुख जो है वो कर लें
टैंक से मुराद यह है कि टैंकों को कैसे कोस्टल लाइन तक पहुंचाना है, इसकी भी टेक्नोलॉजी चाइना ने तैयार की है। तो अगर उन्होंने अपने जहाजों का और वॉरशिप्स का रुख ताइवान की तरफ कर दिया तो कोस्टल लाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट बहरी जहाजों को, और उनके जेट्स को कितने सेकंड लगेंगे ताइवान। इन सेकंड्स के अंदर अमेरिका कैसे इंटरवीन करेगा? सिर्फ 22 किलोमीटर दूर खड़ा है इस वक्त चाइना, और उसमें वो रिहर्सल क्या कर रहे हैं, ड्रिल्स क्या कर रहे हैं, कैसे ताइवान की पोर्ट्स को ब्लॉक करना है। और पोर्ट्स को ब्लॉक करने का मतलब यह है कि कैसे सप्लाई लाइन काटनी है। तो वहां पर जाना, यानी चाइना बिल्कुल ये मैसेज दे रहा है कि असलहा देने का मतलब यह है कि फिर चाइना जंग करने जा रहा है। वेनेजुएला से जो खबर आ रही है वो भी बहुत एस्केलेटरी खबर है और बड़ी अजीब खबर है, लेकिन एक्सपेक्टेड खबर है कि ट्रंप ने कहा है कि उसने पहली ग्राउंड स्ट्राइक जब वो वेनेजुएला पर कर दी है। अमेरिका ने पहली ग्राउंड स्ट्राइक वेनेजुएला के ऊपर कर दी है, और यह हमला कोई 48 घंटे पहले किया गया है, अनाउंस अभी हुआ है, हमला ग्राउंड अटैक वेनेजुएला के ऊपर कर दिया गया है। तो वहां भी यानी कि एक एस्केलेटरी मामलात हैं, पीछे नहीं जा रहे हैं बल्कि आगे जा रहे हैं। ग्राउंड अटैक शुरू हो गए हैं। यमन से अगर हम शुरू करें तो देखें, इजराइल इन्वॉल्व है, ये इजराइल का सारा फैलाया हुआ फसाद है, और मसाइल तो एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया के हर कोने में मसाइल हैं, लेकिन उनको इग्नाइट कर रहा है इजराइल, ठीक है ना। यमन के मसले को वो इग्नाइट कर रहा है। और आप जरा सोचिए इजराइल की ब्रॉडर स्ट्रेटजी क्या है। अगर फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है तो पूरे रीजन में क्यों फैलाना है। जिन मुल्कों ने पोजीशन ली हुई है कि हम फलस्तीनियों को डिस्प्लेस नहीं होने देंगे, अगर वो खुद ही जंगों में उलझे हैं तो वो कहां जाकर फलस्तीनियों की मदद करेंगे। पहले उन्होंने क्या किया है, अब वो खुद ही जंगों में उलझ जाएंगे तो क्या मदद करेंगे जाकर फलस्तीनियों की। और जहां पर कोई डिप्लोमेसी काम नहीं कर रही, जहां पर रूल्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पूरा ऑर्डर गिर चुका है, इधर खाना जंगी उधर खाना जंगी, तो ऐसे क्योस के अंदर सिर्फ ताकत से ही फैसले होंगे ना। तो ताकत तो इजराइल से ज्यादा उसके पास है। तो ये एक ग्रैंड स्ट्रेटजी इजराइल की नजर आ रही है कि पूरे रीजन को बिखेर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, तबाह बर्बाद कर देना, ठीक है ना। उस दरमियान में फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना, बड़ी बड़ी जंग के दरमियान। इससे पहले भी इजराइल ने जो डिस्प्लेस किया है फलस्तीनियों को, एक बड़ी जंग के नतीजे में ही किया है, ठीक है ना। बड़ी जंग के नतीजे में ही उसने फलस्तीनियों को डिस्प्लेस किया है। और ये जो सिविल वॉर्स है नाज़रीन, ये भी इजराइल का एक मैसेज है रीजन को, और वो मैसेज ये है कि अगर हम अंसारुल्लाह को मिलिटरीली नहीं भी हरा सके तो देखो हमने वहां पर सिविल वॉर छेड़ दिए। यानी हमसे टकराने का मतलब, हमसे अपने राइट्स मांगने का मतलब यह है कि तबाही तुम्हारा मुकद्दर है। ये इजराइल का मैसेज है। तो ये सबसे बड़ी जो गलती हुई, अब उसका ये तलाफी कैसे करेंगे कि जो 2 साल में खामोशी रखी गई, ये सबसे बड़ी गलती है, ये हिस्टोरिक मिस्टेक है। और अब देखें एक के बाद एक मुल्क जो है उसमें ड्रैग हो रहा है। अब जनाब अली सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल अपनी पॉलिसी शिफ्ट करके वो अब बिल्कुल उसने अपना हाथ ट्रिगर के ऊपर रख लिया है। त्यारे जब उसके फिजा के अंदर हैं, फौजें बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, और वो बता रहा है कि अब पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रेंट जो है वो खत्म हो चुकी है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये मामला जो है ये सिर्फ यमन तक कन्फाइन नहीं रहेगा, बल्कि यमन से बढ़कर ये दूसरे मुल्कों में भी फैलेगा। What is unfolding reflects a broader Saudi UAE power struggle। ये सऊदी अरेबिया और यूएई की जो पावर स्ट्रगल है वो फिर सिर्फ यमन में तो नहीं होगी, सूडान में ऑलरेडी जारी है, वहां पर खौफनाक रिजल्ट जो है वो सामने आएंगे। तो हम गेम चेंजिंग डेवलपमेंट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर देखेंगे इस दुश्मनी के हवाले से, ठीक है ना। मतलब ये दुश्मनी और ज्यादा आगे बढ़ेगी। सऊदी अरेबिया ने अपना जो प्रीवियस पोस्टर था, यानी अपनी पोजीशन थी, अपनी पॉलिसी थी रिस्ट्रेंट की, उसको अब जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिया है। और उसने बताया है कि वो शिफ्ट कर गया है टुवर्ड डायरेक्ट एंड फोर्सफुल मिलिट्री रिस्पॉन्स। अब उसने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर दिया कि वो एक डायरेक्ट, देखे ना, यूएई के जहाजों के ऊपर अटैक हुआ है, उनकी मिलिट्री व्हीकल्स के ऊपर, उनके असलह बरदार जहाजों के ऊपर, उस सप्लायर के ऊपर अटैक हुआ है। तो सऊदी अरेबिया ने इसे मैसेज दिया है कि वो पावरफुल मिलिट्री रिस्पांस देने के लिए तैयार है, जिसके फार रीचिंग और अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे रीजन के लिए इस सारी लड़ाई के अंदर। अच्छा, जो दूसरा नाज़रीन मसला है प्रॉपर यानी सिविल वॉर, वो ये है कि प्रेसिडेंशियल जो काउंसिल है जिसमें सारे ग्रुप्स थे, एसटीसी भी उसी का हिस्सा था, वो प्रेसिडेंशियल काउंसिल जो है उसका सरबराह जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा है। लेकिन उसी प्रेसिडेंशियल काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर जो हैं वो यूएई की सपोर्ट कर रहे हैं, और जो एसटीसी है जो जिसको यूएई बैक कर रहा है, उस एसटीसी के अंदर भी कुछ सपोर्टर सऊदी अरेबिया के हैं। यानी जिसको कहते हैं ना
बगावत है, अंदर ही बगावत है, वो प्रेसिडेंशियल काउंसिल के अंदर बगावत है, और एसटीसी के अंदर कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं सऊदी अरेबिया के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये सब एक ही थे ना, मिलकर सारे अंसारुल्लाह के खिलाफ लड़ रहे थे। तो सऊदी अरेबिया के लोग इधर प्रेसिडेंशियल काउंसिल में भी हैं, एसटीसी में भी हैं, और इसी तरह से यूएई के लोग भी प्रेसिडेंशियल काउंसिल के अंदर हैं। किसके पास गवर्नमेंट होगी, अथॉरिटी किसके पास होगी, हुक्म किसका चलेगा, ठीक है ना। यानी अगर सऊदी अरेबिया ने कहा कि आप विड्रॉ करें तो यूएई भी कह सकता है कि आप विड्रॉ करें। अगर यूएई ने यह फैसला किया एस्केलेशन का, तो इसी को सिविल वॉर आप कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे एसटीसी ये कह रहा है कि वक्त आ चुका है कि अब हम एक आजाद रियासत अनाउंस कर दें, आजाद रियासत हम अनाउंस कर दें, वक्त आ चुका है। इजराइल इसमें इन्वॉल्व है, ये सब इजराइल की इन्वॉल्वमेंट के साथ हो रहा है। तो उधर प्रेसिडेंशियल काउंसिल के 4 मेंबर जब वो सामने आए, उन्होंने कहा कि यूएई हमारा मेजर पार्टनर है और उसका बड़ा जबरदस्त किरदार रहा है, और उसने बहुत सारे एरियाज को लिबरेट करवाया है अंसारुल्लाह से, और किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस कोalition में से किसी को एक्सपेल कर सके। यानी यूएई के साथ जो डिफेंस कॉपरेशन है वो खत्म किया गया ना, तो वो कह रहे हैं किसकी अथॉरिटी है यूएई को यहां से निकाले। तो ये एक अंदर भी एक बगावत है। तो अब सिर्फ डिपेंड ये करेगा कि यूएई क्या फैसला करता है। देखना क्या यूएई के ये मफाद में है सऊदी अरेबिया से लड़ना, मफाद में तो नहीं है, तो फिर यूएई की ये पॉलिसी काफी लोगों की समझ में नहीं आ रही। तो यूएई क्या फैसला करेगा अब इसके ऊपर सारा डिपेंडेंट है। अगर उन्होंने यहां से भी आगे बढ़ने का फैसला किया तो बहुत खौफनाक नताइज, बहुत खौफनाक नताइज, और इजराइल इस वक्त तैयार बैठा है और इसको फ्यूल कर रहा होगा कि ये मामला जो है वो आगे बढ़े। उधर ट्रम्प ने कहा कि वी डू नॉट वांट टू वेस्ट फ्यूल ऑन B-2 बॉम्बर्स, ट्रम्प वार्न्स ईरान। B-2 बॉम्बर्स की फिर धमकी ट्रम्प ने लगाई है ईरान को, और इस मुलाकात के बाद ईरान से बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मिसाल के तौर पे सुप्रीम लीडर के जो एडवाइजर हैं अली शेमखानी, जिनको असैसिनेट करने की कोशिश की गई, उन्होंने कहा है कि ईरान रेडी फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू एनी एग्रेशन। यानी कहीं से उनको खबर आ गई होगी शायद को इंटेलिजेंस के वहां पर कोई फैसला हो गया है ईरान पर हमला करने का, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और एक इमीडिएट रिस्पॉन्स जब वो देंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले से भी ज्यादा पावरफुल और एक्सीडिंग द एक्सपेक्टेशंस जवाब हमारा आएगा, यानी उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, इस तरह का जवाब हम देंगे, और हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, अनकंट्रोलेबल हैं। और उन्होंने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि हमारी कुछ चीजें तो पहले से ही प्लान होती हैं, हमने बहुत सारे प्लान्स बना कर रखे हुए हैं कि अगर इजराइल ने अटैक किया तो फिर हमारा जवाब कैसा होगा। एक तो यह है ना कि जंग छिड़ने के बाद जो एस्केलेशन होती है उसके मुताबिक रिस्पांस दिया जाता है। उनका बहुत सारी प्लानिंग हम करके बैठे हुए हैं कि इस तरह से प्री डिफाइंड हमारी जो है वो चीजें तैयार है। साथ ही जो ईरान के सदर हैं उनकी कुछ देर पहले स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि ईरान का जो रिस्पांस होगा वो बहुत हार्श होगा और रिग्रेटेबल होगा, पछताएगा दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करके। उधर सोमाली लैंड के हवाले से इजरायली मीडिया ने बताया है कि सोमाली लैंड ने एग्री कर लिया है, और ये एग्री उसने 20 दिसंबर को कर लिया था, और अभी यानी 28 को कहीं जाकर इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन 20 को सोमाली लैंड ने एग्री कर लिया था, उसके बाद ये रिकॉग्निशन हुई है। 1.5 मिलियन पैलेस्टीनियन जो है वो फोर्सिबली डिस्प्लेस किए जाएंगे गजा से, फोर्सिबली, क्योंकि देखना ये सारा रेड सी है, तो वहां से वो बहरी जहाजों में भरकर उनको इधर भेजेंगे, और ज़ाहिर है वो साइलों पर फेंक कर जब चले जाएंगे। तो सोचिए, यानी ये क़यामत को दावत देने के मुतरादिफ है। ये मतलब ये इतना खौफनाक है कि इसका नतीजा पता नहीं कि आलमी जंग होगा या क्या होगा। और देखिए, इजराइल जिसने एक जेनोसाइड की है वो किसी भी हद तक सोच रहा होगा, हम किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। उन्होंने यहां पर इजराइल बनाने के लिए 2 आलमी जंगें छेड़ी हैं, दोनों में उनका किरदार है, तो ग्रेटर इजराइल के लिए वो एक तीसरी आलमी जंग से भी गुरेज नहीं करेंगे। गलती रीजन की यह है कि ना वो इजराइल के इन एम्बिशंस को समझ सके, ना इस आइडियोलॉजी को समझ सके। वो तो ये इंतजार में थे कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनको ये समझ ही नहीं आया कि ये इजराइल यहां पर ग्रेटर इजराइल से पीछे कभी भी नहीं हटेगा, तो इन्होंने तैयारी अपनी नहीं की। तो अब बहुत बड़ा चैलेंज है। और इजराइल देखें, इजराइल डिस्प्लेस जो करना चाह रहा है तो इन मुल्कों को अपने अपने मसाइल में उलझा रहा है। सऊदी अरेबिया यमन में इन्वॉल्व हो गया, सूडान में इन्वॉल्व हो गया, उधर इन्वॉल्व हो गया, टर्की जब वो शाम में हो गया, ऊपर मेडिटेरेनियन सी में हो गया, तो ताकि वो इनको डिस्प्लेस कर सके। तो बहुत बड़ा इम्तिहान है जो रीजन का आ रहा है। सोमाली लैंड अथॉरिटी जब वो प्राइवेटली अप्रूव किया, और ये सोमाली लैंड की जो लीडरशिप है, क्या कमाल लीडरशिप है कि जो फलस्तीनियों के डिस्प्लेसमेंट को कबूल कर रही है। अच्छा, अबू बैदा शहीद हुए हैं, और अबू बैदा जो है वो फैमिली उनके साथ मौजूद थी, उनके बच्चे जो है, उनकी वाइफ वो शहीद हुई हैं, उनकी 2 बेटियां छोटी,
बच्चियां वो शहीद हुई हैं और एक बेटा साथ मौजूद था, बीवी, 2 बेटियां और एक बेटा वो शहीद हुए। तो ये फलस्तीनियों की बहुत लंबी ये स्ट्रगल है और बहुत लंबी कुर्बानी की दास्तान है। 2 बेटियां, 1 बेटा, छोटे बच्चे अबू बैदा के, वो भी साथ ही शहीद हुए। अब ये अमेरिकी मीडिया की खबर देखिए, कहते हैं कि ट्रंप ने अर्ज किया नेतन्याहू को टू चेंज वेस्ट बैंक पॉलिसी। ये इस तरह की खबरें वो चलवा देते हैं कि बड़ा नेतन्याहू को प्रेशराइज किया ट्रंप ने, ये बड़ा गुस्सा किया, फलां किया। अच्छा, चाइना की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई है। चाइना ने कहा है कि अमेरिका has lost its legitimacy to lead the world in the eyes of the peoples and the states। अमेरिका दुनिया को लीड करने की लेजिटिमेसी जब वो खो चुका है, इसके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है और कि वो वैल्यू की बात करे, वैल्यूज की बात करे, पीस की बात करे, क्योंकि जो कवर उसने जेनोसाइड के लिए दिया है, विच इज द वन ऑफ द ब्लडीएस्ट एंड मोस्ट ब्रूटल क्राइम इन द मॉडर्न हिस्ट्री। ये चाइना की स्टेटमेंट है। अमेरिका के पास लेजिटिमेसी दुनिया को लीड करने की खत्म हो चुकी है। और चाइना की ड्रिल्स जो हैं, जरा हेडलाइंस देखिए, चाइना फायर्स सेवरल रॉकेट्स अराउंड ताइवान ड्यूरिंग लाइव मिलिट्री ड्रिल्स। अब वो ताइवान जब उसका सांस अटका हुआ है, वो उधर रॉकेट्स और मिसाइल फायर कर रहे हैं, 22 किलोमीटर वो दूर बैठे हुए हैं, ये दूरबीनें लगाकर देख रहे हैं और चाइना ने रॉकेट्स फायर किए ताइवान की तरफ। लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल्स हो रही हैं और कैसे पूरे आइलैंड का ब्लॉकेड करना है, ये भी वहां पर ड्रिल्स हो रही हैं। कैसे बंदरगाहों का ब्लॉकेड करना है, ये भी ड्रिल्स हो रही हैं। नेवी डिस्ट्रॉयर्स, बॉम्बर्स, फोर्सेस एज पार्ट ऑफ द वॉर गेम्स वहां पर डिप्लॉय की गई हैं और कैसे सबमरीन्स को तबाह करना है, ये ड्रिल्स वहां पर की गई हैं। और वेरी इंपॉर्टेंटली ये ड्रिल्स वहां भी हो रही हैं जिसको ताइवान अपना टेरिटोरियल वाटर कहता है। ताइवान के टेरिटोरियल वाटर में घुसकर ये ड्रिल्स वहां पर हो रही हैं और किसी की जरूरत नहीं है कि आ गया है। मोर देन 80 फ्लाइट जब वो कैंसिल हो गई हैं, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं इस सारी ड्रिल्स के दरमियान। एयर, नेवल, ये सारा ब्लॉकेड उन्होंने किया है। बड़ी संगीन तरीन बात है और ये बिल्कुल चाइना का क्लियर मैसेज है कि अगर ये असला यहां पर आएगा, अभी तो अप्रूव हुआ है ना, आया तो नहीं है, अगर ये आएगा और इस तरह से अगर अमेरिका का ये बिहेवियर रहा तो फिर चाइना वक्त से पहले भी ताइवान पर हमला करने जा रहा है, क्योंकि ताइवान के साथ चाइना के जज्बात इंवॉल्व हैं, ठीक है ना। तो कोई जज्बाती फैसला चाइना वहां पर कर सकता है। उधर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला पर जो ग्राउंड अटैक्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। CNN, CIA carried out a drone strike on port facility on Venezuela coast। वेनेजुएला की कोस्ट पर पोर्ट फैसिलिटी के ऊपर यानी ग्राउंड अटैक हो गया, उनकी लैंड के ऊपर यह अटैक है, उनकी टेरिटरी के ऊपर यह अटैक है, बंदरगाहों के ऊपर। और ट्रंप कह रहा है कि ये वो जगह है जहां पर कश्तियां लोड की जाती थी ड्रग्स की, तो इसलिए हमने वहां पर अटैक किया। यूएस क्लेम्स अटैक ऑन डॉक इन वेनेजुएला एज मिसाइल्स आल्सो किल्ड 2 इन पैसिफिक। जो इससे पहले कश्तियों पर अटैक हो रहे हैं वो दूसरे वाटर्स में हो रहे हैं, वो वेनेजुएला के वाटर्स नहीं है। अब ये बिल्कुल वेनेजुएला पर टेरिटोरियल अटैक जब वो किया गया है। यूएस स्ट्राइक्स ड्रग बोट लोडिंग फैसिलिटी इन वेनेजुएला, ट्रंप सेज यूएस हिट डॉक इन वेनेजुएला मार्किंग फर्स्ट नाउन लैंड अटैक। तो यहां भी एस्केलेटरी सूरत हाल है। ओवरऑल दुनिया में मामला खराब है, यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, पैसिफिक। ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।